हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम लोग का वीडियो रुक गई थी, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बिहार टीआरई 4.2 को श्रृंखला जो हम लोग चला रहे हैं 10,000 प्रश्नों को टॉपिक वाइज क्विज के माध्यम से हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। कल यही प्रश्न हम लोग से जो है टेक्निकल इशू होने के कारण रुक गया था, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? बताइए, जो मौर्य है, मौर्य अभिलेख पूछा है, मौर्य गुप्त नहीं, मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है? पहला ऑप्शन है अरामाइक लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा है ग्रीक लिपि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो मौर्य है, मौर्यों की लिपि क्या हुआ करती थी? मौर्यों की लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ब्राह्मी हुआ करती थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बताइए। द्विभाषी अभिलेख पूछा जो दो भाषाओं में लिखा गया हो, वह क्या है? द्विभाषी है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है शाहजहां। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी इज द राइट आंसर। बिहार का सबसे प्रिय राजा कौन था? शेर शाह सूरी था। आइए बाबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ब्रीफिंग कर लेते हैं बाबर के बारे में। आइए पूरा खत्म ही कर देते हैं। बाबर जो मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। इसके बारे में पूरा खत्म कर देते हैं हम लोग। यह क्या था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। किसका? मुगल वंश का। मुगलिया सल्तनत का क्या था? यह संस्थापक था। क्या था? संस्थापक था। एक एक लाइन हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से देख ले रहे हैं। क्या है? संस्थापक था। यह अपने आप को क्या बताता था कि हम तैमूर लंग और चंगेज खान के क्या है? वंशज बताया करता था। इसका जन्म कब हुआ था बाबर का? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अंदीजान में हुआ था। यह अपनी जीवनी या संस्मरण का क्या नाम था इसके? और क्या किस नाम से लिखा था? बाबरनामा के नाम से। क्या? बाबरनामा। बाबरनामा पूछ देगा कि बाबरनामा जो है पुस्तक किसने लिखी है, तो यह किसने लिखी है? बाबर ने खुद ने लिखी है। बाबर ने खुद ने लिखी अपने हाथों से। अपने जो अपने जीवनी के बारे में लिखते हैं उसको संस्मरण या फिर जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्मरण या जीवनी। इसने मुबैया नामक पद्य शैली क्या क्या किया? जन्म दिया है। गद्य पद्य में अंतर ये होता है कि जो गद्य होता है वो हम लोग जो कहानी वगैरह पढ़ते हैं सुनते हैं उसको क्या गद्य कहते हैं, और जो ब्रज उद्धव माधव ये सब जो रहता है थोड़ा ब्रज भाषा की, उसको क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। कई स्मारक इन्होंने बनवाया, जैसे कितने जैसे में क्या क्या बनवाया? बाबरी मस्जिद बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, पानीपत मस्जिद बनवाया, और क्या काबुली बाग मस्जिद बनवाया। और हाँ, इतना मस्जिद इसने बनवाया। किसने? बाबर ने बनवाया। और इसने पानीपत की लड़ाई कब जीती? 1526 में। कब? 1526 में। जो 1526 में जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई, फर्स्ट जो लड़ाई थी उसको क्या किया था? इन्होंने जीत लिया था। क्या क्या था? जीत लिया था। और यह खुद को क्या बादशाह घोषित किया था। इसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पूरा नाम अगर पूछ लेगा, पूरा नाम अगर बाबर का क्या नाम था तो आप लोग बताएंगे जहीरुद्दीन। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इसने सिंधु से लेके कहाँ? बंगाल तक, जो भारत का सिंधु क्षेत्र स्टार्टिंग पाकिस्तान से है वहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक के, यानी कि पूरे बंगाल कलकत्ता सब क्या इसी के आधिपत्य में था। भारत में पहला आक्रमण इसने कब किया? इन्होंने किया था 1519 में। कब किया था पहला आक्रमण? प्रथम आक्रमण कब किया था? प्रथम आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी को। कब? 1519 ईस्वी को किया था। चलिए बाबर के बारे में हम लोग पोस्टमार्टम कर लिया। अब आइए शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि प्रिय नेता, नेता करें, प्रिय राजा था। यह मुख्य रूप से अपनी असाधारण सैन्य शक्ति व सुव्यवस्थित राज व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सैन्य शक्ति व राज व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यह अब जो है उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग का पेपर हुआ था उसमें आया था। प्रणाली और इन्होंने क्या, यह जो है जीटी रोड के लिए भी जाना जाता है। कहाँ? जीटी रोड जो बनवाया था, जीटी रोड यानी ग्रेड क्या ना, इसको क्या कहते हैं? जीटी रोड को ग्रांड ट्रंक रोड,
जो जीटी रोड है इसको क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ से है? ये अफ़गानिस्तान से कहाँ तक है? अफ़गानिस्तान से काबुल तक बनवाया था। कहाँ बनवाया था? अफ़गानिस्तान से काबुल तक बनवाया था। इसके लिए क्या है? जाना जाता है। और किसके लिए जाना जाता है शेरशाह सूरी? यह सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता है। सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली, इसके लिए क्या यह जाना जाता है। और जो प्रशासन प्रणाली के का यह जनक माना जाता है। सुव्यवस्थित और जो प्रशासन यह करता था अपने राज्य को चलाने के लिए, वो बहुत ही क्या उत्कृष्ट था। इसलिए प्रशासन का जनक माना जाता है। और यह बिहार क्या है? सबसे प्रिय राजा है। इतना तो आप लोग जानते हैं। अकबर के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अकबर यह मुगलिया सल्तनत का क्या तीसरा सम्राट था। पहला तो मुगल सल्तनत कौन था? ये था। और यह अकबर कौन सा किस नंबर का है? थर्ड नंबर का प्रिय है, मुगलिया सल्तनत का है। और यह सभी धर्मों का क्या है? सहिष्णुता दिखाता था। और यह फतेहपुर सीकरी को इसी ने स्थापित किया। किसने? फतेहपुर सीकरी को क्या इसी ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को क्या इसी ने बनवाया था। इसकी स्थापना कब किया था? 1571 ईस्वी में किया था इसकी स्थापना। अकबर के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने इबादत खाना बनवाया था जो सभी धर्मों को क्या अनुमति दे दिया था। कब? 1575 ईस्वी में इसने क्या बनवाया था? इबादत खाना। और ये सब जो जीएस का पार्ट, इसलिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लिखने से पूरा बोर्ड भर जा रहा है। इसने दीन इलाही नामक क्या है धर्म जो शुरू किया था। अब इसने 16 एक कुल नाम की नीति अपनाई थी। और क्या किया था? तीर्थकर था इसने समाप्त कर दिया था। तीर्थकर समाप्त किया, ये इम्पॉर्टेंट है। तीर्थकर को कब? 1563 में क्या किया था? समाप्त कर दिया था। और जजिया कर को कब समाप्त किया? यह किया था 1564 में, इसको समाप्त कर दिया था। यही सब इसकी बाबर की क्या है? उपलब्धि है। शाहजहाँ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शाहजहाँ के बारे में, किसके बारे में? शाहजहाँ के बारे में देख लेते हैं। यह ताजमहल का निर्माण करवाया था। सबसे पहली बार ताजमहल का निर्माण करवाया था। जो इसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए क्या एक मकबरा भी बनवाया था। और मुगल वास्तुकला का क्या था? यह संरक्षक था। इसकी पुस्तक का नाम शाहजहाँ नामा है। क्या है? शाहजहाँ नामा। और इसने क्या क्या बनवाया ये देख लेते हैं। ताजमहल को बनवाया, आगरा का किला बनवाया। क्या बनवाया? आगरा का किला बनवाया। और क्या बनवाया? मोती मस्जिद। क्या बनवाया? मोती मस्जिद बनवाया। और क्या बनवाया? जामा मस्जिद बनवाया। और क्या बनवाया? दिल्ली का किला बनवाया। दिल्ली का जो लाल किला इसी ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला इसी ने बनवाया। चार बाग एवेन्यू बनवाया। जहांगीर का मकबरा बनवाया। शालीमार उद्यान बनवाया। लाहौर किला बनवाया। थट्टा का शाहजहाँ मस्जिद बनवाया। बहुत सारा इसमें क्या स्थापत्य कला के लिए क्या है? बहुत ही फेमस है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। इतना डीपली तो बहुत है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले? जिसके अभिलेख कहाँ मिले? बिहार में मिले। बताइए। बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बाबर के बारे में तो हम लोग देख ही लिए हैं, जस्ट अभी देखे हैं पूरा डीपली के बारे में। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर के अभिलेख कहाँ मिले हैं? बिहार में मिले हैं। बाबर के बारे में तो अभी जस्ट हम लोग देख लिए हैं। बाबर के बारे में हम लोग हुमायूं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा अकबर और थोड़ा सा जहांगीर, थोड़ा देखते हैं, ज़्यादा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हुमायूं क्या है? इसने सिंचाई प्रणाली पर क्या किया था? जोर दिया था। और यह शेख बहलोल का शिष्य था। यह अकबर का क्या था? पिता था। किसका पिता था? अकबर का। और इसने देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद जैसे कई लड़ाई लड़ा था। कौन कौन लड़ाई लिख लेते हैं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। यह कौन कौन लड़ाई लड़ा था? देवरा लड़ाई लड़ा था। और कौन सा लड़ाई लड़ा था? चौसा की लड़ाई लड़ा था हुमायूं। और कौन सा लड़ा था? कन्नौज की लड़ाई लड़ा था। और कौन सा लड़ाई लड़ा था? सरहिंद की लड़ाई भी लड़ा था। कब लड़ा था ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग।
आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देवरा की लड़ाई इन्होंने 1531 में लड़ा। और चौसा का युद्ध कब लड़ा इन्होंने? 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। कब? 1539 को। किससे लड़ा था? वहीं शेरशाह सूरी से लड़ा था। और चौसा के युद्ध में क्या किया था? हार गया था। फिर दोबारा 39 में हारा। फिर कब? फिर 1540 में क्या किया? दोबारा फिर लड़ाई लड़ा, उसी से हारा, लेकिन कहा कि मैं नहीं फिर लड़ूंगा। फिर लड़ाई लड़ा शेरशाह सूरी से। कहाँ? कन्नौज का जो बिलग्राम है वहीं पर लड़ा था। कन्नौज में जो बिलग्राम है। फिर हार गया यहाँ हुमायूं। क्या हुआ? शेरशाह सूरी से दोबारा हार गया। दोबारा शेरशाह सूरी ने से क्या किया? खदेड़ दिया गया। भारत को छोड़कर क्या किया? जाना पड़ा। और सरहिंद की लड़ाई कब लड़ा? 1555 में, 1555 में। यह अभी शेरशाह सूरी के बाद क्या है? शेरशाह सूरी के बाद सिकंदर से लड़ा और क्या किया? जीत गया। यहाँ पे क्या हुआ? विजयी हुआ। इसीलिए कहते हैं लगे रहिए, लास्ट में तो जीतना ही है। अकबर के बारे में जस्ट मैं पीछे ही बताया हूँ। जहांगीर के बारे में नहीं बताया हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए जहांगीर की। यह अपने न्याय की जो कश्मीर में जो जंजीर है उसी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसने शालीमार गार्डन बनवाया। कहाँ? कश्मीर में बनवाया। अपनी रानी नूरजहाँ को खुश करने के लिए ये इस गार्डन को क्या? श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। कौन सा गार्डन बना? शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन बनवाया। किसको खुश करने के लिए? अपनी रानी नूरजहाँ को खुश करने के लिए। कहाँ बनवाया? श्रीनगर, कश्मीर में बनवाया। और इसी को क्या कहते हैं? श्रीनगर का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रीनगर का मुकुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीनगर का मुकुट भी कहते हैं इसको। जहांगीरनामा कौन इसकी पुस्तक, इसके ऊपर जो पुस्तक है जहांगीरनामा, क्या है? जहांगीरनामा उसे जो किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने क्या किया? पुस्तक का नाम भी है इसकी। पुस्तक का देवी प्रसाद जो है लिखे थे। कौन? देवी प्रसाद इसकी पुस्तक लिखे थे। और बचपन का नाम इसका क्या है? जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? जहांगीर का बचपन का नाम क्या है? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। और इसका मकबरा कहाँ है? पाकिस्तान में है। बौद्ध धर्म के साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बताइए। अंगुत्तर निकाय है, दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है या सभी है? बताइए। यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पूछा है। बौद्ध धर्म के बारे में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ निकाय। क्या है? दीर्घ निकाय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? बताइए। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन, तबतबाई, रिजकुला, अब्बास सरवानी या कोई नहीं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई ने। किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई ने की थी। किसकी रचना? सियर उल मुताखरीन की रचना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? बताइए। अरब के यात्री थे, इराक के यात्री थे, ईरान के यात्री थे या खल्ज के थे? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब। मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान इज द राइट आंसर। क्या नाम है? ईरान इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत इंपॉर्टेंट है? बताइए। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट या डिस्ट्रिक्ट गजेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट या फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज या सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी से थोड़ी बहुत तो जानकारी मिलेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी से कुछ न कुछ तो जानकारी मिलेगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियाँ पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर? बताइए। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर जो प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के बारे में पूछा है। चाणक्य यानी कि वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के जो पुस्तक है कौटिल्य, उन्हीं के पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र। इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? बताइए। यानी इसमें क्या लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्या लिखा गया है? राजनीतिक नीतियाँ, यानी कैसे सत्ता चलाई जाती है, क्या होता है। चाणक्य नीति इसी यही सब बताती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अपसड़ यानी पहले का क्या नाम था? अपसड़ यानी कि आपका गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष, यानी मंदिर का कुछ अवशेष प्राप्त हुआ है, वह दीवारों पर कथा का दृश्य अंकित करता है। यानी कि उसकी दीवार पर किस चीज़ का जो है चित्र है? बताइए।
रामगुप्त गुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय गाथा के, रामायण के, महाभारत के? बताइए। इसका सही जवाब हो जाए रामायण के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामायण के बारे में कुछ आप लोग बताइए तब तक कमेंट बॉक्स में। रामायण में कितने श्लोक हैं बताइए आप लोग, कितने श्लोक हैं? यह यूपी टेट 2021 में आया हुआ सवाल है जो दोबारा हुआ था। रामायण में कितने श्लोक है बता दीजिए आप लोग। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी बता दीजिए। इसमें कितने कांड है बता दीजिए। कितने कांड है बता दीजिए। और कांडों के नाम क्रमशः बताइए, एकदम बिल्कुल टॉपिक लाइन वाइज बताइए एकदम। इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। रचना इसकी किसने की थी? इसकी रचना वाल्मीकि ने की है। वाल्मीकि ने की है। ये वाल्मीकि जो है यूपीपी में आया हुआ प्रश्न इसी साल जो लीक हो गया था। वाल्मीकि की हैं। कांड कितने? इसमें 7 कांड है। 7 कांड का नाम क्या है? पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड क्या नाम है? बाल कांड है। दूसरा कांड अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड या वन कांड? क्या नाम है? अरण्य कांड नाम है। चौथा क्या है? किष्किंधा कांड है। क्या है? किष्किंधा कांड है। पांचवा क्या है? सुंदर कांड है। सुंदर कांड है। सुंदर कांड क्या है? सबसे बड़ा है। छठवां कांड क्या है? युद्ध कांड है। युद्ध कांड। और 7वां कांड क्या है? उत्तर कांड है। क्या है? उत्तर कांड है। यह सुंदर कांड क्या है? सबसे बड़ा है। किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई? काशी में हुई। कहाँ हुई? काशी में हुई। और सबकी रचना अयोध्या में हुई। महाभारत इतना तो बहुत है रामायण के बारे में। महाभारत के बारे में कुछ बताइए आप लोग। इसमें कितने श्लोक हैं बताइए। इसमें कितने श्लोक हैं और इसकी रचना किसने की है? रचनाकार आप लोग बता दीजिए, बताइए। और इसी से बताइए आप लोग भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक हैं। और इसमें कितने श्लोक हैं? 110,000 लगभग। 110,000 श्लोक हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको सतशास्त्री कहते हैं। सतशास्त्री भी कहते हैं। सतशास्त्री भी कहते हैं। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको पंचम वेद भी कहते हैं। कौन सा? पंचम वेद भी इसको कहते हैं। और यह 18 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 18 भागों में। 18 भागों में बटा। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास हैं। इसके रचनाकार कौन है? वेद व्यास है। और इनको वेद व्यास को क्या भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है? किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है इनको। चलिए इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कितने? बताइए कितने वर्ष में? 100,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व या 25,000 ईसा पूर्व? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व। कब? 40,000 ईसा पूर्व। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहार में आदि मानव का निवास जहाँ मतलब बिहार में जहाँ आदि मानव लोग रहते थे उसके घर का जो है कुछ साक्ष्य मिला है। वो कहाँ से मिला है? यही ये प्रश्न कहना चाहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुंगेर एवं नालंदा से मिला है। कहाँ है? मुंगेर एवं नालंदा से। तो चंपारण के बारे में आप लोग बताइए। चंपारण के बारे में आप लोग बताइए। चंपारण का कुछ भी अपना जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा लिखिए आप लोग। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में गांधी जी यहाँ क्या अपना भारत में जो प्रथम सत्याग्रह किए थे। भारत में क्या किए थे? प्रथम सत्याग्रह। भारत का है, नहीं तो प्रथम सत्याग्रह तो दक्षिण भारत में ही कर लिए थे, लेकिन भारत का प्रथम सत्याग्रह, अगर भारत का पूछे सत्याग्रह प्रथम तो ये यहीं पे कहाँ? चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध किए थे।
चंपारण को क्या, चंपारण को 1972 में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है। चंपारण क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, चंपा और अरण्य। चंपा का मतलब होता है मैग्नोलिया और अरण्य का मतलब होता है फूल या वन, यानी कि मैग्नोलिया का फूल कह सकते हैं इसको। यह नेपाल का सीमा क्या करता है, साझा करता है। और चंपारण के बारे में देख लेते हैं। यह कभी क्या ना राजा जनक का क्या है, साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ जब राजा जनक का जब साम्राज्य का हिस्सा है तो इतना तो कन्फर्म है सीता की क्या है, शरण स्थली भी हो जाएगी। और यहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं क्या किए थे, उपदेश दिए थे। और यहाँ पर क्या है, चंपारण में और क्या है, चंपेश्वर जो है महादेव का क्या है, मंदिर है। और यहाँ पर जो वल्लभाचार्य का क्या है, जन्म स्थान भी हुआ था। और यहाँ पे जो पूजा है, छठ पूजा, वो क्या है, मनाया जाता है बहुतायत मात्रा में। और चंपारण क्या एक औद्योगिक क्षेत्र है, किसके लिए, मोती और बटन के लिए। किसके लिए, मोती व बटन के लिए। इतना डीपली तो भाई बहुत है, इतना डीपली मैं बहुत बता देता हूँ, इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को जानकारी रहे, इससे एक प्रश्न भी इधर उधर न जाए। मुजफ्फरपुर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर के बारे में देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या है, शाही लीची है। पहले तो सबसे फेमस क्या है, शाही लीची। पूरे एशिया के क्या है, एकमात्र शाही लीची, इसीलिए इसको क्या स्वीट सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीट सिटी, यानी मीठी सिटी भी बोलते हैं इसको, स्वीट सिटी भी बोलते हैं। और किसके लिए, और सूती वस्त्र भी यहीं पे होता है। सूती वस्त्र, सूती वस्त्रों के लिए क्या फेमस है, इसलिए सूती वस्त्रों के लिए इसलिए इसको क्या सिल्क सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी भी बोलते हैं। स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर के लीची, और ये क्या सिल्क सिटी भी इसी को बोलते हैं। और क्या यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। लाख क्या है, चूड़ियाँ बनती हैं, यहीं पे बनती हैं। और क्या यहाँ पे शहद और आम पाया जाता है। शहद व आम, शहद व आम क्या है, बहुतायत मात्रा में यहाँ पाया जाता है, इसीलिए फेमस है। और आम में भी कौन, जर्दालू आम हो गया। और क्या यहाँ पाया जाता है, यहाँ पे कतरनी चावल हो गया, मगई पान हो गया, शाही लीची हो गया, यही सब है। शाही लीची को तो आप लोग जानते हैं, GI टैग मिला है। चलिए, और इसके बाद मुंगेर के बारे में कुछ बताइए आप लोग। मुंगेर के बारे में, मुंगेर का जो अंतिम नवाब क्या था, मीर कासिम था। और इसका प्रसिद्ध क्या है, यहीं पे किला है। नालंदा के बारे में तो मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में, फिर भी ऐसे ओरली देख लेते हैं मौखिक तौर पे। यह प्राचीन क्या है, बौद्ध मठ व विश्वविद्यालय यहाँ पे क्या है, नालंदा है। यह मगध साम्राज्य में क्या है, स्थित है। और इसको यूनेस्को नगद जो ये नालंदा है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और नालंदा में आर्यभट्ट अध्ययन करके आर्यभट्ट ने शून्य का क्या किया, आविष्कार किए। और नालंदा की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। कब किया था, 427 ईस्वी में किया था। और नालंदा को क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, आग लगा दिया था। और यह लगभग 3 महीने तक क्या किताबें जली हैं। नालंदा में क्या 300 कमरे हैं, और नौ जो है विशाल बड़े कमरे हैं। और और क्या है, 9 मंजिला जो क्या लाइब्रेरी है। और लगभग यह किताब जलने में 3 महीने का समय लगा था। इतना डीपली तो बहुत है। गया के बारे में बताया हूँ, गया के बारे में फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गया के बारे में थोड़ा सा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तब तक 1-2 लाइन। गया में एक जो कौन थे, भगवान बुद्ध थे, क्या उनको महाबोधि वृक्ष के नीचे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बुद्ध के समय इसे उरुवेला नाम से क्या जाना जाता है। पटना के बारे में तो बताया हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिले हैं, बताइए। बिहार में जो आदि मानव थे उस वहाँ थे या नहीं, उनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पूर्व प्रस्तर युग से, मध्य प्रस्तर युग से, नव प्रस्तर युग से, या हड़प्पा युग से। बताइए आप लोग इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बिहार में मध्यवर्ती जो पाषाणकालीन युग के साक्ष्य कहाँ मिले, बताइए। चिरांद से, पटना से, चेचर से, या मुंगेर से। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ से मिले हैं, मुंगेर से मिले हैं। पटना के बारे में 301 नंबर का क्वेश्चन में बताया हूँ पिछले वीडियो में बहुत अच्छा, कि यहाँ पटना साहिब है, गोलघर है, उच्च न्यायालय है, सब पटना के बारे में पूरा ब्रीफली करा चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिहार में चिरांद जो सारण में पड़ता है, एवं चेचर जो वैशाली में पड़ता है। पहले तो यही, चिरांद कहाँ पड़ता है, सारण में। चेचर कहाँ पड़ता है, वैशाली में।
किस यहाँ से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं बताइए आप लोग। मध्य पाषाण काल के, पूर्व पाषाण काल के, या फिर मध्यवर्ती पाषाण काल के, या नव पाषाण काल के? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा नव पाषाण काल के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में जो ताम्र प्रस्तर युग यानी कि जो ताम्र पाषाण काल था वो उसके परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए। उसके बाद वाला चरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए। चिरांद से, चिरांद कहाँ है, सारण में है, या चेचर से, चेचर कहाँ है, वैशाली में है, या फिर सोनपुर एवं मनेर से, या सभी से? बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी से। सभी वाला जो है ज़्यादा क्या होता है, सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था बताइए, कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में हुआ था, महाजनपद काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, या फिर कहीं नहीं? तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, महाजनपद काल जो है कब था, उत्तर वैदिक काल कब से कब था, बताइए आप लोग। और बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल कब से कब था? 1500 ईसा पूर्व से कब था? 1000 ईसा पूर्व तक था। 1000 ईसा पूर्व तक था। कब था? 1000 ईसा पूर्व तक था। और महाजनपद काल कब से कब तक था? ये जो है 600 से 300 तक था। 600 से 300। और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? यह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। 600 ईसा पूर्व तक था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? व्यापार करना सहायक था, लोहे का उपयोग के लिए वो लोग सहायक मानते थे, या साम्राज्य विस्तार के लिए, या कृषि का विस्तार के लिए? बताइए। पूर्वी भारत में आर्य लोग किस चीज़ के चक्कर में जो पूरा क्या किए थे, प्रचार कर लिए थे? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे के उपयोग के लिए। किसके लिए? लोहे के उपयोग के लिए क्या है, वो लोग आगे बढ़ चुके थे, पूरे पूर्वी भारत में क्या किए थे, फैल चुके थे। श्रुति तथा किंवदंती यानी कि कहावत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? बताइए। महाभारत के समय लोग कहते थे ना, महाभारत के समय ये राज्य हुआ करता था, कौन कौन सा था? मगध तथा विदेह था, अंग तथा लिच्छवी था, या दोनों था, या कोई नहीं था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों था, मगध और लिच्छवी दोनों था। कौन सा था? मगध, अंग, लिच्छवी, विदेह सब थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास साक्ष्य मिलते हैं? बताइए। शतपथ ब्राह्मण मिलते हैं, तैत्रेय ब्राह्मण मिलते हैं, या ऐत्रेय ब्राह्मण मिलते हैं, या गोपथ ब्राह्मण मिलते हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त से बाहर रहा, यानी भारत से बाहर रहा, तथा अनार्य जाति के लोग क्या आवास स्थल भी हुआ रहा? क्या रहा? तिरहुत रहा, विदेह रहा, मगध रहा, या कोई नहीं? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मगध क्या है? सबसे पुराना है। तिरहुत के बारे में थोड़ा देखें। तिरहुत क्या है? एक प्रमंडल है। इसमें कितने अनुमंडल है? 18 अनुमंडल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? अंग था, लिच्छवी था, विदेह था, या मगध था? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा था? विदेह था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा था? विदेह था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? कुरु के लिए, मगध के लिए, सॉरी 2 बार मगध दे दिया है, मगध के लिए, अंग के लिए? बताइए। व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए? मगध के लिए, यानी कि मगध के लिए। किसके लिए? मगध के लिए। या तो आप बी कह लीजिए या सी कह लीजिए, दोनों के लिए क्या है, कॉमन अंक दिया जाएगा इस प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बताइए। उत्तर वैदिक काल का पूछा है। उत्तर वैदिक काल मैं अभी समय से मैं आपको बताया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में फिर से उसे दोबारा लिखिए ताकि आप लोग क्या हो जाए, याद हो जाए। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? 1000 से कब से था? 600 ईसा पूर्व तक था।
कौन सा काल था? उत्तर पूर्व काल था। आप लोग तब तक ऋग वैदिक बता दीजिए और महाजनपद काल दोनों को बता दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा विदीय था। कौन सा था? विदीय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है बताइए? जो बिहार का क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, वो साहित्य किस साहित्य की रचना मिलता है? सामवेद मिलता है, वायु पुराण मिलता है, शतपथ ब्राह्मण मिलता है या अथर्ववेद मिलता है बताइए? आप लोग तब तक बताइए, सामवेद में क्या होता है, वायु पुराण में क्या होता है, शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है, अथर्ववेद में क्या होता है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण इज द राइट आंसर। क्या होता है? शतपथ ब्राह्मण इज द राइट आंसर। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। तब तो सामवेद के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या होता है? ये इसमें क्या है? इसमें गायन विद्या होता है। इसमें क्या होता है? गायन विद्या से रिलेटेड क्या होता है? सब कुछ इसमें पाया जाता है, गायन विद्या। इसमें संगीत होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, हवन होता है, सब क्या इसी में होता है। और क्या है? यह जो चारों वेद में क्या है? यह सबसे छोटा है। यह क्या है? सबसे छोटा है। इसके बारे में विशेषता थोड़ी सी देख लेते हैं। और इसमें कुल मंत्र कितने हैं? कुल मंत्र इसमें 1875 हैं। कितने मंत्र हैं टोटल? 1875 मंत्र हैं। वायु पुराण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें वायुदेव ने क्या है? श्वेत कल्प के प्रसंगों को क्या धर्म का उपदेश दिया है। और क्या इसमें संगीत के बारे में बताया जाता है। इसमें समस्त देवताओं का क्या है? वर्णन किया जाता है। और इसमें क्या है? कार्तिकेय की स्तुति की जाती है। कौन सी देवता की? कार्तिकेय की स्तुति की जाती है। कार्तिकेय की क्या स्तुति की जाती है। शतपथ ब्राह्मण में क्या होता है? इसमें यज्ञ, ब्रह्म, आत्मा, पौराणिक कथा, इस सब का क्या है? वर्णन होता है कि क्या ब्रह्म क्या होता है, और क्या इसके बारे में बताया जाता है कि आत्मा क्या होता है, और क्या बताया जाता है? इसमें पौराणिक कथाओं के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? पौराणिक कथाओं के बारे में इसमें क्या है? बताया जाता है। अथर्ववेद में क्या होता है कि इसमें क्या है? मंत्रोच्चारण किया जाता है, मंत्रों को पढ़ा जाता है। और क्या इसमें वशीकरण किया जाता है? वशीकरण मंत्रोच्चारण के माध्यम से क्या है? वशीकरण किया जाता है। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं? इसमें कुल 5987 मंत्र हैं। कितने? 5987 मंत्र हैं। और वेदों के जो वेद हैं, वेद के रचयिता कौन है? वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। क्या है? वेद से वेद व्यास याद रखिएगा आप लोग। कौन है? वेद व्यास याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कब हुआ है? कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। कितने महाजनपद थे? 16। कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं? बताइए उन 16 जो महाजनपद में कितने ऐसे जनपद हैं जो इस समय क्या है? बिहार में स्थित हैं। बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। कितने हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी इज द क्या है? राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में क्या है? नहीं है। बताइए। 3 तो है, लेकिन बताइए कि और जो 16 में 3 है तो 13 नहीं होंगे, तो उसमें बताइए, इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा ऐसा है जो नहीं है। अंग नहीं है, या वज्जी नहीं है, या वत्स नहीं है, या मगध नहीं है। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा वत्स। वत्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ साथियों आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा देर ना करते, हम लोग अभी यहीं पे विश्राम लेते हैं। फिर कल जो है एक नए वीडियो और एक नए जोश और उमंग के साथ और बहुत डीपली में ब्रीफिंग कराता हुआ कल मैं फिर सेशन लूँगा। तो आज के लिए आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।